जी तो दोस्तों, अब हम स्टेबलाइज़र के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पिछले दो हिस्सों का तसलसल है। ट्रांसफार्मर और इसके अंदर सप्लाई ना आने के बाद अब हम इसके सर्किट की तरफ आते हैं और जो इसके अंदर अमूमी नुक्स आ जाता है उसकी बाबत बात करते हैं। आज मरतबा ऐसा होता है साथियों कि स्टेबलाइज़र ऑन हो रहा होता है और कभी स्टेबलाइज़र ऑफ हो रहा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके साथ जो मुंसलिक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होगा वो भी कभी बंद होगा और कभी चलेगा, यानी ऑन ऑफ हो रहा होगा। तो ये जो नुक्स इसके अंदर आ रहा है, तो आज इसी के बाबत हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके इस सर्किट को खोलने से पहले, यहाँ पर ओपन करने की पहले यहाँ पर हम एक कागज़ को लगा लेते हैं, ताकि इस सर्किट को अगर हम यहाँ पर रखें भी तो इसके जो नीचे प्रिंट है ये इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको अब रख लेता हूँ। ये आपके सामने जो दो रिले इसकी लगी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो रिले जो है स्टेबलाइज़र के लिए है। तीसरी रिले जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये टाइमर की है, यानी कि टाइम डिले जो सर्किट है उसके लिए है। तो क्योंकि हमने स्टेबलाइज़र की बात कर रहे हैं, अभी टाइमर को हम छोड़ देते हैं। इन दो जो रिले हैं इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये नुक्स जो होगा ये इन दो रिले के अंदर ही मौजूद होगा और उसके बाद इस नुक्स को हम चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपके जहन में रहे, क्योंकि इसने कुछ लम्हों के बाद ऑन होना होता है, तो लिहाजा जब भी आपने स्टेबलाइज़र की इन रिले को चेक करना है, इस फॉल्ट को चेक करना है, इसके ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए या इसकी वेरिएबल हो गई, तो इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि इससे पहले हम टाइमर जो है इसके कनेक्शन जो है इसको ख़त्म करें, क्योंकि इसने कुछ देर बाद होना होता है। तो लिहाजा हम इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये ऑन हो तो उसके बाद हम इसको चेक करें। तो साथियों, इस वक्त इसके जो इसकी आउटपुट बाहर निकल रही है, सॉकेट की तरफ जा रही है, तो इसके कनेक्शन जो हैं वो इस वक्त रिले के नॉर्मली ओपन के ऊपर हैं, यानी कि ये जो हमारी रिले है इसके नॉर्मली ओपन के ऊपर है। यहाँ से हम इसकी इस तार को उतार के नॉर्मली क्लोज के साथ यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देंगे, तो टाइमर का फंक्शन जो होगा वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस तार को उतार लेता हूँ और इसके कनेक्शन जो है इस जगह पर कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मली ओपन से उतार कर नॉर्मली क्लोज के ऊपर मैंने ये तार जो है जो आउटपुट की तरफ जा रही है यहाँ पर लगा दी है। अब वक्ती तौर पर ये जो टाइम डिले सर्किट है इसका जो अमल है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। इसका जो प्लग है इसको मैं सीरीज लैंप पोर्ट के ऊपर लगाता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसकी जो लाइट है वो दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं जैसे ही तार को उतारता हूँ ये बंद हो जाता है और फ़ौरन ही ये ऑन हो रहा है, यानी कि इसका जो टाइमर है हमने उसके कनेक्शन जो है वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके जो सॉकेट है वहाँ पर एक लैंप को लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लैंप आपको सामने रख लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और इसका जो प्लग है वो मैं इसकी सॉकेट में लगा देता हूँ यहाँ पर, और इस जगह पर स्टेबलाइज़र की दोबारा तार को लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको प्लग को 220 के साथ मुंसलिक करता हूँ तो यहाँ हमारा लैंप जो है ये ग्लो करता है, यानी कि ऑन हो जाता है। तो अब हम इसके इस फॉल्ट को, इस नुक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कि वेरिएबल को यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लैंप जो है ये बंद हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। इसको हालांकि ऑफ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दूसरी वेरिएबल को घुमाता हूँ, यहाँ पर भी आपको वही सूरत दिखाई देगी, ये देखें। तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ आने पर हमारा लैंप जो है ये देखें रिले के काम करने पर रोशन हो जाता है, ऑन हो जाता है, और जब मैं इसकी वेरिएबल को दोबारा घुमाता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। तो अब हम इस नुक्स की बाबत बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो साथियों, मुमकिन है कि इसकी ये जो रिले है इसके जो दो पॉइंट हैं इनमें से एक पॉइंट आपस में मिल रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो आपस में नहीं मिल रहा है, यानी कि नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज में से एक पॉइंट जो है वो
आपस में मिल रहा है, या दूसरा पॉइंट जो है वो जब इसको ये सर्किट ऑपरेट करवाता है तो उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है रिले के दूसरे पॉइंट के साथ नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से एक पॉइंट के ऊपर ये लैंप रोशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसकी हम वेरिएबल को घुमाते हैं तो रिले के ऑन होने पर जब वो दूसरे पॉइंट के साथ रिले मिलती है तो उस वक्त आउटपुट जो सप्लाई होती है उसको ये कट कर देती है, यानी कि आपस में इनके पॉइंट जो होते हैं वो आपस में नहीं मिल पाते। साथियों, जो दूसरी इसकी वजह बन सकती है वो ये होती है कि पुराना, अगर आपके पास ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर पुराना आया है, बाज़ मरतबा जब आप इसकी ये तारें जो हैं जो दिखाई दे रही है इसको जब हम बेंच करते हैं आपस में मिलाते हैं तो इसमें भी दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो इसकी ये होती है कि हम इसके अनेबल को अच्छे तरीके से साफ़ ही नहीं करते, और आपस में जब हम इसको बल देते हैं तो एक तार जो होती है उसको साफ़ कर लेते हैं, दूसरी तार को साफ़ नहीं कर पाते। की तरफ खुसूसन तवज्जो देनी कि जब आपने बल देना है और इसका अनेबल साफ़ करना है, अनेबल अच्छे तरीके से आपने इन तार का साफ़ करके उसके बाद इसके बल जब देने हैं तो यहाँ से कोशिश करनी है कि ये भी चेक कर लें कि कहीं से तार जो है वो टूट तो नहीं गई। तो एक और सबब भी इसका ये बनता है कि जब आप इसको यहाँ पर लगाते हैं बज़ाहिर आपको यही महसूस होता है आपने यहाँ पर जो टांका यानी कि सोल्डरिंग की है वो यहाँ पर ये तार जो है लग चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन बाद मरतबा आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं करते तो उस वजह से भी यही वाला प्रॉब्लम जो होता है, यानी आउटपुट की तरफ सप्लाई जो होती है वो नहीं जा पा रही होती। तो लिहाजा यहाँ पर भी आपने इसको अच्छे तरीके से चेक करना है कि आपने जो सोल्डरिंग की है अच्छे तरीके से की है। तो जब आप चेक करेंगे तो इस सूरत में भी आपका ये जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। बाज़ मरतबा साथियों आपकी लूप्स ही यहाँ से उतरी होती है, यानी कि यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कोई ना कोई लूप्स जो होगी आपकी रिले के ऊपर लगी होंगी, तो कोई ना कोई एक जो लूप होगी, यानी कि वो 210 वाली भी हो सकती है, 245 वाली भी हो सकती है और 285 वाली, इनमें से कोई एक जो लूप होगी वो रिले के पॉइंट में से उतरी होगी। आप उसको अगर उसके पॉइंट के ऊपर लगा देंगे तो ये आपका मसला जो हल हो जाएगा। बात तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी तार जो है आप जब उसको बल देते हैं, बल देने के बाद कहीं ना कहीं से ये तार जो होती है अंदर से टूट जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब ये 210 वाली या 245 वाली तार यहाँ से टूट जाएगी अंदर से बल देते हुए, तो ज़ाहिर सी बात है 285 वाली लूप के ऊपर अगर आप चेक करें तो वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे, तो तब भी यही वाला मसला जो होगा वो हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर साथियों हम देख लेते हैं इस सर्किट पर आप वो भी यहाँ पर दिखाई दे तो ये आप देख सकें। तो ये एक जो ट्रांसफार्मर की लूप है वो यहाँ पर नहीं लगी हुई, यानी कि रिले के पॉइंट से डिस्कनेक्ट है। तो अब हम इस जो लूप है इसको रिले के पॉइंट के साथ लगा लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा फॉल्ट जो है, नुक्स जो है वो दूर हो जाता है या नहीं। अगर इसके बावजूद भी वही सूरत हाल रहती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो रिले है उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स होगा, तो हमें फिर इसकी रिले को चेंज करना होगा। तो इस तार को मैं यहाँ पर दोबारा लगाकर सोल्डरिंग कर देता हूँ और उसके बाद हम इसके नुक्स को चेक करते हैं दोबारा। आपने अच्छे तरीके से इसको सोल्डरिंग करनी है। देखिए यहाँ पर ये तार लग चुकी है और इसके बाद हम दोबारा अब इसको मैं 220 सप्लाई के साथ इसके प्लग को लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको अब मैं मज़ीद सीरीज़ बोर्ड के ऊपर मैंने लगा लिया है और उसके बाद इसकी वेरिएबलों यहाँ पर घुमा के देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज आपको लैंप जो है कम और ज़्यादा ग्लो होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बंद होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये मैं दूसरी वेरिएबल जो है इसको भी घुमा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर आपको जो लैंप है ये कम या ज़्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब लैंप जो आउटपुट है उसकी वजह से ये लैंप जो हमारा ये बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मुसलसल आउटपुट जो है 220 वोल्टेज जो है बाहर निकल रहे हैं। साथियों इसके अंदर एक मज़ीद जो नुक्स आता है यानी प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि इसकी हम वेरिएबलों को जब घुमाते हैं तो किसी किस्म की आवाज़ नहीं आती, यानी कि जो हमारी रिले लगी हुई हैं इनमें से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आती। तो अब ये नुक्स जो होगा ये रिले के अंदर भी हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं 2 अदद
इनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और एक ये प्रॉब्लम जो है यानी कि नुक्स की वजह ये वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल भी ख़राब हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकते हैं और रिले भी ख़राब हो सकती है। अब हमने इनको चेक कैसे करना है, तो आपके पास 12 वोल्ट 14 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। मेरे पास भी ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। तो आपने अब यहाँ पर करना क्या है कि जो रिले है, रिले के जो पॉइंट हैं यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, आप उन पॉइंट के ऊपर 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर लगा के चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें से आवाज़ आएगी तो ये रिले ठीक होगी, अगर इसमें से आवाज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि इस रिले के अंदर नुक्स है, इस रिले को हमने चेंज करना। आप इस रिले को सर्किट में से निकाल कर बाहर भी चेक कर सकते हैं, लिहाजा मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, यहाँ पर ही मैं इसको चेक करने लगा हूँ। और यहाँ पर देखिए इसको मैं 12 वोल्ट सप्लाई जो है लीड की मदद से देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जो टाइमर की रिले है ये इसमें से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो इससे अगली रिले जो है इस पर मैं ये 12 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ पर इसके पॉइंट के ऊपर इन लीड्स को लगाता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें से भी साउंड सुनाई दे रही है। तो ये वाली रिले भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है। अब आखिरी जो तीसरी रिले है इसके पॉइंट के ऊपर भी 12 वोल्ट सप्लाई लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि इसकी तीनों रिले जो हैं वो काम कर रही हैं। अगर उनके पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे अंदर से तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपस में यानी कि कॉइल जो है इसका काम कर रहा है, मैग्नेट कर रहा है, इसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज मिला रहा है। तो इसके अलावा एक और जो इसके अंदर नुक्स आता है आमतौर पर, वो इसके रिले के अंदर इसके दोनों जो पॉइंट होते हैं आपस में मिल जाते हैं। यानी कि रिले का जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होता है, रिले के जल जाने की वजह से, रिले के गर्म हो जाने की वजह से होते हैं, गर्म हो जाने की वजह से आपस में मिल जाते हैं। दोनों लूप्स के आपस में मिल जाने की वजह से उस रिले की ऊपर जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के ऊपर लूप्स लगी होंगी, उनके आपस में मिल जाने की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जो होगा ये शार्ट होगा और हमारा जो सीरीज़ लैंप होगा वो रोशन होगा। ये यहाँ पर एक तजर्बाती तौर पर ये अमल करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ से मैं एक लूप को यहाँ से उतार देता हूँ, इस लूप को इस रिले से मैं उतारता हूँ और इसको दूसरी रिले के साथ हम मिला के चेक करते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल जो होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि मैंने इस रिले के ऊपर लगी हुई इस लूप को उतार दिया है और यहाँ पर आपको ये लैंप भी दिखाई दे रहा होगा और स्टेबलाइज़र के प्लग को यहाँ पर मैंने लगा दिया है। आपको ये मध्यम सा ग्लो करता हुआ लैंप दिखाई देगा। लेकिन अब जैसे ही इस रिले से उतार कर मैंने लूप्स इस लूप के साथ यानी कि इस रिले के ऊपर लगी हुई लूप के साथ मैं इसको मिलाता हूँ तो आप देखेंगे लैंप जो होगा वो किस कदर ज़्यादा ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं कि ये यानी कि शार्ट हो रहा है, ये लूप्स आपस में मिल रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो लैंप है ये बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। यानी कि ये जब दोनों रिले आपस में उनके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज मिल जाएंगे रिले के जल जाने की वजह से, तो तब भी यही वाली सूरत हाल जो होगी वो बन जाएगी। यही वाली सूरत हाल आपको वहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि आप सीरीज टेस्ट बोर्ड के ऊपर जैसे ही अपने स्टेबलाइजर की प्लग को लगाएंगे तो आपका जो लैंप होगा वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर आपकी ये वाली रिले जो है ये वर्क नहीं कर रही यानी कि इसके घुमाने पर, वेरिएबल के घुमाने पर काम नहीं कर रही, तो आप इसके ये दो ट्रांजिस्टर जो हैं और ये वाली वेरिएबल जो है इसको आप तब्दील कर दें, आपका ये वाला मसला जो है ये हल हो जाएगा। क्योंकि मुशाहिदे में ये बात आई है, मैंने ये बार चेक किया है, कैपेसिटर और ये जो मज़ाहमत लगी हुई हैं ये बहुत कम है। तो आप इसकी वेरिएबल को और इसके ट्रांजिस्टर को तब्दील कर दें। अगर ये वाली रिले काम नहीं कर रही तो फिर आप ये वाले दो ट्रांजिस्टर और ये वाली वेरिएबल तब्दील कर दें, आपका जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों अपने इस तीसरे पार्ट को हम यहीं पर रोक देते हैं। अगले पार्ट यानी कि चौथे हिस्से में हम टाइमर से मुतल्लक इसके अंदर कौन सा नुक्स हो सकता है और हमने इसको कैसे ठीक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।